मित्रों, लिखावट के इस गूगल मीट एकल कविता पाठ में आज हमारे साथ सुभाष राय जी हैं। हम उनकी कविताएं सुनेंगे। सुभाष राय लखनऊ और तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से छपने वाले अखबार जन संदेश टाइम्स के प्रधान संपादक हैं। तो यहाँ उनका हम स्वागत करते हैं। पत्रकार होने से पहले सुभाष राय कवि हैं, और कवि जब पत्रकार होता है तो पत्रकारिता की शक्ल और यथार्थ का स्वरूप दोनों एक अलग तरह से दिखते हैं, और वो चीज हमें सुभाष राय की पत्रकारिता में संपादक होने के इस रूप में हमें रोज दिखाई देता है। एक तरह से यह अखबार साहित्यकारों के लिए एक राष्ट्रीय मंच भी बन गया है, जहाँ खबरें भी होती हैं, साहित्य भी होता है, समाज, संस्कृति और राजनीति की तमाम खबरें और चर्चाएं होती हैं, और ये संभव होता है सुभाष राय के। राय साहब विधि स्नातक हैं और साहित्य में पीएचडी किया है। आपातकाल के दौरान 75 से 77 तक आंदोलन में भी रहे, जेल भी गए, और लगभग 5 दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पहला कविता संग्रह है सलीब पर सच, और वो जब से संग्रह आया है तब से लगातार चर्चा में है। दूसरा संग्रह जल्दी ही आने वाला है। उनके लेखों का एक संग्रह है जाग मछंदर जाग। साहित्य की पत्रिका समकालीन सरोकार का 1 वर्ष तक संपादन किया था। अब वो पत्रिका बंद हो गई है, या यूं कहें कि राय साहब वहां से जन संदेश टाइम्स में वो कंटिन्यूटी, निरंतरता बनाए रखी हुई है। समकालीन सरकार का स्त्रियों पर केंद्रित एक अंक जो बहुत चर्चित भी रहा था, और वो अब पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। और कई पुरस्कारों से सम्मानित सुभाष राय जी का इस लिखावट के मंच पर स्वागत है, और मैं उनको कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। सुभाष राय जी। धन्यवाद मिथिलेश भाई, और लिखावट परिवार को भी धन्यवाद। मैं अपनी कविताओं का पाठ शुरू करता हूं। पहली कविता है तुगलक। तुगलक ने कविताएं लिखी और प्रजा को दुख में झोंक दिया। तुगलक ने नए सिक्के चलाए और मुल्क को मंदी में धकेल दिया। तुगलक ने जनहित की बातें की और जनता पर मनमाने फैसले लादे।
तुगलक ने ईमानदारी की मिसालें दी और भ्रष्टाचारियों बेईमानों से घिरा रहा। എന്താ तुगलक ബാഗിന് ने അകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് हमेशा जी तुगलक ने हमेशा तुगलक ने हमेशा अपने मन की बात की। കമന്റ് എവിടെ ഇടുന്നത് ഇതിനകത്ത്? क्या हुआ? ये संतोष जी आप म्यूट कर लें। तुगलक ने हमेशा अपने मन की बात की और दूसरों की हर बात अनसुनी की। तुगलक ने मनुष्यों का तिरस्कार किया और अपने पास बुतों की मौजूदगी पसंद की। तुगलक ने खेती किसानी में सुधार किया और खेतिहरों को बेमौत मरने को छोड़ दिया। बदायूनी ने लिखा है कि महामारी के दौर में वह एक दिन बीमार पड़ा और चल बसा। इतिहासकारों की नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात पर कभी यकीन नहीं हुआ कि तुगलक अब जिंदा नहीं है, कि तुगलक अब जिंदा नहीं है। दूसरी कविता है, शीर्षक है ऊंचाई। सबको पता है कि शिखर पर पहुंचकर यात्रा खत्म हो जाती है। शिखर से फिसल कर मारे जाने के अंदेशे बहुत ज्यादा हैं। सबको पता है कि शिखरों पर अक्सर बर्फ जम जाती है, हवा बहुत कम हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर भी पता नहीं क्यों सब के सब जाना चाहते हैं शिखरों की ओर। सब के सब जाना चाहते हैं शिखरों की ओर। इधर किसान आंदोलन चल रहा है और उस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी कविताएं भी लिखी जा रही हैं। एक कविता उसी संदर्भ में, दरवाजा खुलता नहीं। अभी बहुत धुंध है, नहीं पता आकाश कब साफ होगा। चिड़िया भी नहीं निकली अपने घोंसलों से, उनके चहचहाने की आवाज नहीं आई। अभी बहुत अंधेरा है, लोग मृत संबंधियों के चेहरे भी नहीं देख पा रहे। गले मिलकर रोने की भी इजाजत नहीं। वह अपना सर मेरे कंधे पर रखना चाहता है, मेरा कंधा भीग रहा है उसके आंसुओं से, फिर भी वह मेरे पास नहीं आ पा रहा। अभी कोई नया समाचार नहीं है, चैनलों और अखबारों में अब समाचार नहीं आते, वहां केवल विज्ञापन होते हैं। यह एक कला है जिसमें झूठी बातों को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि ये सच्ची लगे। जो इसमें जितना माहिर है उससे सरकार उतनी ही खुश है। अभी उसका भाषण खत्म नहीं हुआ, बोलते बोलते उसकी उम्र काफी निकल गई, उसकी खिचड़ी बाल पूरे सफेद हो गए। वह धर्म के बारे में बोलता है, मंदिरों के बारे में बोलता है, वह राष्ट्र के बारे में बोलता है, बीमारियों के बारे में बोलता है। उसके मन में जो आता है बोलता है। खास बात यह है कि वह जो कुछ बोलता है सैकड़ों लोग वही बोलने लगते हैं और इस शोर में तमाम जायज आवाजें दब जाती हैं। अभी बहुत सन्नाटा है, बहुत सारे लोग अरसे से कुछ कहना चाह रहे हैं। वे हुकूमत के दरवाजे पर खड़े हैं, भीतर आने की इजाजत नहीं है। बाहर मौसम बहुत सर्द है, उन्हें सड़क पर सोना पड़ रहा है। रोज कोई न कोई मर जाता है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं। मूर्ति प्रसंग आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह हमारे देश में मूर्तियां बनाने का एक सिलसिला चल पड़ा है और हम ये भी देखते हैं कि किस तरह मूर्तियों की तरह ही लोग जड़वत हो गए हैं। अगली कविता है जिसका शीर्षक है मूर्तियां। मैं मूर्तियां तोड़ता बनाता हूँ, वर्षों से यही काम करते करते मैं मूर्तियों की तरह ही कठोर, बहरा और गूंगा हो गया हूँ। मैंने एक मूर्ति बनाई, लोगों ने कहा यह गांधी है। मैंने एक और मूर्ति बनाई, सबने कहा यह बुद्ध है। इसी तरह मैंने ढेर सारी मूर्तियां बनाई। अब मेरे बाड़े में भगत सिंह हैं, सुभाष हैं, आम्बेडकर हैं, पटेल हैं। किसी को भी मूर्ति में बदल देना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मेरे हाथ में कला की नकेल है, मेरे हाथ में कला की नकेल। अगला शीर्षक है अगली कविता का दिशाएं।
शब्द के पहले अर्थ में रही होंगी दिशाएं, पृथ्वी से पहले सूर्य की भाषा में। जब कुछ नहीं रहा होगा तब भी कुछ होने की संभावना में रही होंगी दिशाएं। लक्ष्य का पता बताती हैं दिशाएं, हवा के साथ चलती हैं, पानी के साथ बहती हैं, अंकुर के साथ फूटती हैं दिशाएं। बंदर को मनुष्य तक लेकर आई हैं दिशाएं, नदियों के साथ घने जंगल से बाहर निकलती हैं दिशाएं। रात घिरने से पहले ही सुबह की उम्मीद में बदल सकती हैं दिशाएं। मजबूत से मजबूत हथकड़ियां भी कैद नहीं कर सकती दिशाओं। बीज की बड़ी महत्ता है। बीज बहुत सिंबॉलिक ढंग से तमाम कविताओं में आता है। इस कविता में बीज को मैंने अपने ढंग से देखने की कोशिश की है। बीज शीर्षक है। बीज उड़ता है आसमान में, बहता है नदी की धार में, जानवरों की अतड़ियों, चिड़ियों की चोंच में फंस कर चला जाता है सरहदों के पार दूर तक। पृथ्वी ताकती रहती है बीज की ओर, वह कहीं भी उग सकता है। रेगिस्तान में, पानी की सतह पर, चोटी पर, दीवार में, दरार में। सुनामी में भले ही डूब जाएं शहर, मारे जाएं हजारों लोग, पर बीज बच जाते हैं तब भी किसी बहते हुए मलबे के सहारे। कोई हुकूमत सैकड़ों लोगों को बंद कर सकती है जेलों में, विरोधियों की लिंचिंग भी करा सकती है, पर नष्ट नहीं कर सकती उस बीज को जो फूट सकता है हाहाकार के विरुद्ध एक मजबूत आवाज बनकर। जो फूट सकता है हाहाकार के विरुद्ध एक मजबूत आवाज बनकर। अगली कविता का शीर्षक है उम्मीद। जब उम्मीद खत्म होने को होती है तभी मिट्टी की सतह तोड़कर एक अंकुर बाहर निकल आता है, सूरज से आंखें मिलाता हुआ। जब उम्मीद खत्म होने को होती है तभी जलते रेगिस्तान में एक नदी बह निकलती है, मृत्यु का ताप सोखती हुई। जब उम्मीद खत्म होने को होती है तभी जमींदोज इमारत के मलबे से एक शिशु की पुकार फूट पड़ती है, जीवन का एहसास कराती हुई। जब उम्मीद खत्म होने को होती है तभी धीरे से आत्मा में उतर आती है आंखों में, आत्मा उतर आती है आंखों में, एक पूरी उम्र जीने की ख्वाहिश में चमकती हुई। एक पूरी उम्र जीने की ख्वाहिश में चमकती हुई। आंसुओं की बहुत चर्चा हुई है इधर, आप सब संदर्भ जानते हैं। इस कविता का शीर्षक है आंसू। आंसुओं की आवाज बहुत दूर तक जाती है, किलों की दीवारें भी उसे रोक नहीं सकती। कोई रोता है तो समय भी भीगने लगता है, आंसुओं से ही नम रहती है धरती, बेचैन दहाड़ता रहता है सागर। आंसू नहीं होते तो रेत उड़ती रहती, रेगिस्तान पसरा होता चारों ओर। आंसुओं से ही रची गई होगी यह दुनिया, आंसुओं से ही यह कायम है। आंसुओं से रची जाती हैं बेहतरीन कविताएं, आंसुओं से भड़क सकती है चिंगारी, जलकर राख हो सकते हैं मौत के व्यापारी। जलकर राख हो सकते हैं मौत के व्यापारी। ये आवाजें। शीर्षक है आजकल चारों ओर लंबे नाखून और तेज दांत नजर आते हैं, चीर फाड़ की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, अंधेरे में चमकती हुई आंखें दिखाई पड़ती हैं, स्कैन करती हुई सारी बस्तियों को। एक लंबी रात में इन्हीं निर्मम आवाजों और रोशनियों का पीछा करते कई लोग मारे गए। कई अन्य को मीलों फैली गहरी सुरंगों में ढकेल दिया गया है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत दिनों से उनकी कोई खबर नहीं आई, जो प्रेम के गीत गाते हुए पकड़े गए, जो रोटी मांगते हुए धर लिए गए, जो सड़क पर बाएं चलने के अपराध में जेल में डाल दिए गए। हो सकता है वे ऊंची दीवारों के घेरे में बीमार हों, पागल हो गए हों, जिंदा ही न बचे हों। अगर वे निर्मम यातनाओं से बच भी गए तो भी देर सबेर
मार दिए जाएंगे, तो भी देर सवेर मार दिए जाएंगे। कहानियां बहुत है। एक कहानी मैं भी सुनाता हूं। कहानी शीर्षक है इस कविता का। मैं कहानियां सुनना चाहता हूं, जंगलों में भटकना चाहता हूं, उनमें खो जाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई मुझे ढूंढने ना आए। मैं पक्षियों, हिरणों से पूछना चाहता हूं, जंगल में खतरे कितने हैं? रोशनी नीचे तक आती है या नहीं? अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं? मैं बचपन को बचाए रखना चाहता हूं, ताकि निडर बना रहूं। मैं नदी की देह में बहना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि आखिर वह किसी भी प्यास को ना क्यों नहीं कहती। आखिर वह किसी भी प्यास को ना क्यों नहीं कहती। मैं उधर से निकलना चाहता हूं, जिधर कोई गया नहीं आज तक। मैं उधर से निकलना चाहता हूं, जिधर कोई गया नहीं आज तक। मैं पूरी प्रत्यंचा चढ़ाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि तीर आसमान के पार, देखना चाहता हूं कि तीर आसमान के पार पहुंच सकता है या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि कब खत्म होगी राजा की कहानी। मैं हुकारी पारता रहूं, सो जाऊं या कुछ और करूं। मैं हुकारी पारता रहूं, सो जाऊं या कुछ और करूं। इधर कुछ पत्रिकाओं में आई हुई कुछ कविताएं सुनाना चाहूंगा। दुआबा में कुछ कविताएं आई थी, उनमें से एक दो सुनाता हूं। महिमा शीर्षक है। नहीं पता उस धूलि का, नहीं पता उस धूलि का क्या हुआ जो उनके चलने से उड़ी। उस पानी का क्या हुआ जिससे उनके चरण पखारे गए। उन सब लोगों का क्या हुआ जिन्होंने कभी न कभी उन्हें स्पर्श किया, उनका स्पर्श पाया। पर इतना पता है कि जिन्होंने भी उनके चरणों में शरण ली, उनका कल्याण हुआ, उनके दुश्मन मारे गए, उन्हें सत्ता मिली, सुख मिला। यह भी पता है कि उनके स्पर्श में चमत्कार है। उन्होंने एक पत्थर को छुआ और वह सुंदर स्त्री में बदल गया, और वह सुंदर स्त्री में बदल गया। उनके चरणों की महिमा आज भी बरकरार है। उनके चरण छूकर ही अपने अभियान पर निकलते हैं हत्यारे। उनके चरण छूकर ही अपने अभियान पर निकलते हैं हत्यारे। अगली कविता का शीर्षक है जब सपने आते हैं। किसी भी तरह कैद नहीं किए जा सकते सपने। वे हवा में घुल जाते हैं और दीवारों के पार निकल जाते हैं। वे हवाओं में घुल जाते हैं और दीवारों के पार निकल जाते हैं। अंधेरे से अंधेरे वक्त में भी जिंदा रहते हैं सपने। पहले एक आदमी की आंखों में उतरते हैं, फिर हजार आंखों में झिलमिला उठते हैं। सपनों की दुनिया भी कितनी अजीब होती है। सपने आते हैं तो सुबह बहुत करीब होती है। सपने आते हैं तो सुबह बहुत करीब होती है। बहुमत में कुछ कविताएं थी, उनमें से कुछ सुनाता हूं। दुस्साहस शीर्षक है। देवता यूं ही प्रसन्न हो गया है और हमारे बारे में सोचने लगा है। आखिर क्या बेहतर होगा मनुष्यों के लिए। वह देना चाहता है ऐसी ताकत कि हम अपने ही सिर पर हाथ रखें और भस्म हो जाएं। हम अपने ही सिर पर हाथ रखें और भस्म हो जाएं। उसने फैसला कर लिया है कि या तो स्वर्ग उतार लाएगा जमीन पर, या सबको पहुंचा देगा वहां तक। उसने फैसला कर लिया है कि या तो स्वर्ग उतार लाएगा जमीन पर, या सबको पहुंचा देगा वहां तक। वह हर बार कोई नया चक्रव्यूह रचता है और कहता है जरा निकल कर तो दिखाओ, जरा निकल कर तो दिखाओ। मौत उसके लिए एक तरह का मनोरंजन है। कुछ लोग भूखों मरते हैं तो मरें, कुछ आत्महत्याएं करते हैं तो करें, कुछ ट्रेन के नीचे आ जाते हैं तो आ जाएं, कुछ पागल हो जाते हैं तो हो जाएं। जब वह मुस्कुराता हुआ आता है, कुछ मुस्कानें असमय मारी जाती हैं। जब वह मुस्कुराता हुआ आता है, कुछ मुस्कानें असमय मारी जाती हैं। समय साखी में कुछ कविताएं थी, उसमें से एक दो कविताएं सुनाता हूं। लौटना शीर्षक है।
लौटना भी एक बिंब है जो हाल के समय में बहुत चर्चित हुआ है, और इस कविता में उस बिंब को एक नए ढंग से पकड़ने की कोशिश हुई है। लौटना कितना कठिन होता है जब लौटना पड़े अपने होने को धूल में उड़ाते हुए, महामारी के बीहड़ से होकर मृत्यु के दो छोरों को जोड़ने वाले निर्जन वीरान रास्तों से। लौटना आसान नहीं होता जब सब कुछ छोड़कर चल पड़ने का साहस जुटाना मुश्किल हो, जब डर हो कि लौटना कहीं बदहवासी में देखे हुए सपने की तरह रास्ते में टूटकर बिखर न जाए। लौटना तब और भी मुश्किल हो जाता है जब लौटना जीने मरने का सवाल बन गया हो और हुकूमतें नहीं चाहती हों कि कोई भी लौटे उनकी मर्जी के खिलाफ। लौटना चाहे असंभव ही क्यों न हो, लौटने वाले फिर भी लौटते ही हैं अपनी स्मृतियों में नए सपनों के लिए, अपनी स्मृतियों में नए सपनों के लिए। सुन रहा हूं शीर्षक है इस कविता का। सुन रहा हूं डरावने सन्नाटे में खांसने, छींकने और शून्य में डूबते जाने की आवाजें सुन रहा हूं। लाशों का हंसना सुन रहा हूं, अस्पतालों और श्मशानों की असमर्थता सुन रहा हूं, पहली बार इतने करीब से मृत्यु की धड़कनें सुन रहा हूं। सुन रहा हूं सफलता के आत्मगान सुन रहा हूं, बिहान के पक्ष में रात का बयान सुन रहा हूं, तेज धार वाले श्लोक सुन रहा हूं, भाषा में क्रूरता सुन रहा हूं, टैंक सुन रहा हूं, तोप सुन रहा हूं, झूठ के घंटनाद सुन रहा हूं, सहयोग के लिए आभार सुन रहा हूं, मूर्तियों के जंगल में पत्थर की जय जयकार सुन रहा हूं, मूर्तियों के जंगल में पत्थर की जय जयकार सुन रहा हूं। इसी सुन रहा हूं का दूसरा टुकड़ा है। सुन रहा हूं नाउम्मीदी के अंधेरे को चीर कर आ रही है एक जानी पहचानी आवाज, कोई बोल रहा है लगातार। सुन रहा हूं भीतर पसरती गहरी गूंज, यह कोई मेरा पुरखा है, उसकी आवाज में हजारों आवाजें हैं, उसके शब्दों से चिंगारी फूट रही है, भोर की नींद टूट रही है, भोर की नींद टूट रही है। मेरे ख्याल से समय कितना बचा होगा? एक दो और कविताएं सुनाई है, पूछ सकते हो? परिकथा में कुछ कविताएं थी। जी जी। एक कविता है, शीर्षक है धूल। आजकल किसी को भी धूल में मिला देने की धमकियां बार बार पड़ती हैं। धूल दो टुकड़ों में छोटी छोटी दो कविताएं हैं। खिड़कियां दरवाजे बंद रहने पर भी घर के भीतर चली आती है धूल, हवा के बिना भी उड़ती चली आती है, दीवारों, छतों और फर्श की जकड़न तोड़कर निकल आती है, सभ्यताओं के शिखर ढाहती, उड़ान के सारे नियमों को ठेंगा दिखाती, अंतरिक्ष के कोने कोने में पसरती, समय के भीतर और बाहर झड़ती रहती है धूल, इतिहास पर, मनुष्य की चेतना पर। जिन आईनों में दुनिया ने अपने भविष्य का चेहरा देखा है, उन पर भी छा जाती है धूल कई बार, और तब जो होता नहीं दिखाई पड़ता है, जो दिखाई पड़ता है वो होता नहीं। दूसरा टुकड़ा, उसने जनता से कहा सवाल करो, तुमने उसे धूल में मिला दिया। अब तमाम लोग अपने सवालों के साथ आ गए हैं सड़क पर, तुम उन्हें भी धूल में मिला सकते हो। जब तुम्हारी ओर बढ़ेगा धूल का गुबार, तब क्या करोगे बरखुरदार, तब क्या करोगे बरखुरदार। बस बताओगे, समय हो गया है या और एक आध सुनाओ? एक अभी तो लगता है कि आप सुनाते रहे, हम सुनते रहे। मैं सुनाता रहता हूँ, फिर क्या। तो एक और आराम से न्याय, लगे कि ये कविता खत्म ही नहीं हो रही है। न्याय पर भी बड़े प्रश्न, आज के समय में न्याय पर भी बड़े प्रश्न हैं। तो शीर्षक है न्याय। हत्याएं हुई, लेकिन जिन पर आरोप लगे
उनमें से किसी ने हथियार नहीं उठाया, सभी निर्दोष हैं। हत्याएं हुई लेकिन जिन पर आरोप लगे उनमें से किसी ने हथियार नहीं उठाया, सभी निर्दोष हैं। अपराध हुए लेकिन जिन पर आरोप लगे उनमें से कोई मुजरिम नहीं निकला, सभी निर्दोष हैं, सभी निर्दोष। निर्दोष हैं। हाँ जी, इतिहास ढहा लेकिन जिन पर आरोप लगे उनमें से किसी ने कुछ गिराया नहीं, सभी निर्दोष हैं। जो संसद और विधानसभाओं में पहुंच गए रातों रात माननीय हो गए, और जो बाहर बच गए वे सभी निर्दोष हैं, वे सभी निर्दोष हैं। समझदारी, एक और छोटी सी कविता है। हवाएं अनुकूल नहीं हैं, हवाओं में बहुत जहर घुला है। हवाएं जासूसी करती हैं, रास्ता रोकती हैं। हवाओं से सावधान रहो। जब तक हवाएं मध्यम होती हैं वे हवाओं के खिलाफ खूब बोलते हैं। जब तक हवाएं मध्यम होती हैं वे हवाओं के खिलाफ खूब बोलते हैं, मगर जब हवाएं तूफान में बदल जाती हैं वे खामोश हो जाते हैं, वे खामोश हो जाते हैं। वे जानते हैं कब बोलना चाहिए, वे यह भी जानते हैं कब चुप रहना चाहिए। इस समझदारी के लिए उन्हें पद्म विभूषण दिया जा चुका है। इस समझदारी के लिए उन्हें पद्म विभूषण दिया जा चुका है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। और सुनाओ तो या आप जी और सुनाएंगे? एक छोटी सी निराला से हाँ, क्षमा याचना साहित्य, एक हाँ सुनाए, स्वागत है। लयात्मक कविता है। दुख हाँ की गा जीवन के की कथा सुनाइए। रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कभी निराला जी ने कहा था, अपनी परंपरा के विस्तार की कोशिश की है मैंने, उनके शब्दों के विस्तार की कोशिश की है। हालांकि ये धृष्टता ही है कि मैं निराला के शब्दों का विस्तार करूं, लेकिन वो परंपरा आगे बढ़ाने की कोशिश है। दुख ही जीवन की कथा रही, जो रही साथ वह व्यथा रही। हो गया बंद सब काम काज, जिंदगी मुकम्मल सजा रही। भूखे भी कुछ दिन रह लेंगे, पर कब तक कुछ भी पता नहीं। सहने का धीरज शेष नहीं, आगे की चिंता सता रही। बढ़ने वाला है अंधकार, ये लंबी रातें बता रही। हम मरते मिटते रहे सदा, मालूम नहीं क्या खता रही। पत्थर के नीचे कुचल गई, कहते हैं कोई लता रही। अब कहता हूं चुप रहना क्या, जो अब तक मैंने नहीं कही। पुरखों जैसे कहना मुश्किल, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, जो रही साथ वह व्यथा रही। दुख ही जीवन की कथा रही। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। बहुत अच्छे। तो हम लोग सुन रहे थे सुभाष राय की कविताएं। सुभाष राय जी जितना जिंदा दिल हैं उतने ही अच्छे कवि हैं, उतने ही अच्छे पत्रकार हैं। और शुरू में ही उनके बारे में मैंने कुछ बातें कही थी। तो आप कविताएं थोड़ी देर के बाद YouTube पर जाके फिर से सुन सकते हैं। जिन्होंने नहीं सुना वो भी सुन सकते हैं। और YouTube, लिखावट के YouTube को लाइक कर सकते हैं और अपना कमेंट्स भी दे सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सुभाष राय जी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद और सभी मित्रों के प्रति आभार जिन्होंने सुनी कविताएं। जी, और सुनेंगे उनके लिए भी आभार। जी बिल्कुल। तो खत्म करते हैं। 1 मिनट।